हमारे देश की इतिहास महान इतिहास है। मैं हमारे लोगों को क्या कहता हूं आपको मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत एक सनातन देश है। ना इसका कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। इस सनातन देश का एक सनातन प्रधानमंत्री, माननीय लोकप्रिय महान मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में आज हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं। सनातन होने का एक स्वरूप सबको लेके चलने का, चाहे इस देश का ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध धर्म के लोग हो, या अपना, मैं आप लोगों को हिंदू नहीं मानता हूं, सनातन मानता हूं। आप सबको लेके चल रहे हैं। हमें भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन के साथ रहने का और उस चीज को स्वीकार करने का मनोबल होना चाहिए और समझना चाहिए। अगर ये देश सनातन नहीं होता तो हम लोग आज इस स्थान में नहीं होता। और हमारी हिंदू भाइयों और बहनों को मैं बहुत नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों की विचारधारा में सनातन है। सब चीजों में, हर रूप में भगवान देखता है, इसलिए आप सबों को लेकर चल रहा है। ये देश सिर्फ अपने देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं है, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे देश में जितने अलग अलग विभिन्न जनजाति और अलग अलग कास्ट, अलग अलग, हर 200 किलोमीटर में, 200 मीटर में अलग एक व्यवहार वाला आदमी, अलग एक धर्म या अलग सोच विचार वाला आदमी मिल जाते हैं, उस देश को हम सब एक करके लेके चलना पड़ेगा। मैं दिल्ली में बहुत बार आता हूं और मैं कहता हूं हमारे यहां अधिकारियों को, हमारी सुनील जी जो है हमारे बड़ा भाई, और मोदी जी सबसे बड़ा भाई, वो लोग तो पूर्वोत्तर में रह के आए हैं, वो लोग जानते हैं। बहुत बार जब यहाँ नीति बनते हैं तो मैं यहाँ नीति के विषय में बहुत बार नीति बनाने वाला अफसरों के साथ में सुझाव देता हूँ। कभी कभार आके आप लोग वहाँ प्रवास करिए, एक गांव में आके 1-2 हफ्ता रहिए, वहाँ के लोगों के साथ एक बार रहिए, या तो कभी टूरिस्ट के रूप से भी आइए। वहाँ की लोग कैसा रहते हैं, कैसा जीते हैं, क्या करते हैं, और वहाँ के सोच विचार कैसे हैं। आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर के लोग और आदिवासी लोग जो है, आप लोगों को पूरा दिल खोल के, आप लोगों को पूरा दिल में बुलाएंगे। सिर्फ जानना बाकी है, थोड़ा सा परखना बाकी है। तब नीति बनाने के समय में एक तरह का नीति सबकी उपलब्धियों के लिए बन सकेगा। हमें, सुनील जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है दादा। यहाँ मैं बोलता हूं, यहाँ कुछ क्राइटेरिया होता है सरकार में, ब्लॉक के हिसाब से डेवलपमेंट के रेशियो मिलते हैं। तो बोलते हैं मिनिमम एक ब्लॉक में 25,000 आदमी होना चाहिए, मिनिमम एक ब्लॉक में 50,000 आदमी होना चाहिए बोलते हैं। हमारा नागालैंड में 25,000 वाला ब्लॉक हमारे ख्याल से 2 या 3 ही होगा। एक ब्लॉक में 8,000, 7,000, 5,000, 3,000, 2,000 का भी ब्लॉक है। हमारा एक बड़ा भाई है यहाँ ड्राइवर, हमारे साथ 14 साल से है, फरीदाबाद में रहते हैं। एक पहले बार उनके गांव में जब गया, वो मुझे बोला कि सर हमारे गांव बहुत छोटा है, आप आ रहे बहुत
खुश हूं मैं। तो मैं गया, बोला घर कितना है, इस परिवार कितना है पूछा, बोला कि 5000 परिवार सिर्फ है। 5000 परिवार में तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं। तो उस तरह का तालमेल जो है, थोड़ा देश का इस हिस्सा का थोड़ा तालमेल अलग है, देश की पूर्वोत्तर के हिस्सा का तालमेल थोड़ा अलग है, मगर हम सब एक देशवासी हैं। नीति बनाने के समय इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सब कोई को उपलब्धि हो। उसी तरह आप बड़े राज्य से, बड़े देश से, बड़े स्थान से, बहुत 6-7 हजार साल का आपका अनुभव है, सिविलाइजेशन का अनुभव है, और हम लोग जो पूर्वोत्तर से आते हैं वो दिल्ली तक का अनुभव भी अभी हो रहा है। तो हम चाहते हैं और विनती करता हूं आप सबों से कि ये अनुभव को बढ़िया बना दीजिए, सबके लिए बहुत बढ़िया अनुभव कर दीजिए पूर्वोत्तर। छोटे छोटे बातें हम याद करना चाहते हैं, हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और 2 औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आजादी की जो सफर है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की छोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं, मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहां तक आके चला गया। और वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आजादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आजादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहां तक पहुंच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गंवाया, अपने जीवन को बिताया। इन चीजों का नैरेटिव, इन चीजों का कहानी, इन चीजों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह ही, आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा कोशिश किया। और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है। नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में, मणिपुर जैसे में और अरुणाचल जैसे बहुत सारे स्थानों में उस नैरेटिव का सोच विचार और विचारधारा को लेके आज तक इस देश के साथ है। और हम सबों का काम बनते हैं कि उस विचारधारा को निकाल के जो सत्य विचारधारा है, सत्य नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए।
आप लोग तो बहुत खुशनसीब वाले लोग हैं कि आपको जब कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है। भारत माता की जय बोले तो चुपचाप रहेंगे। आज भी ऐसे स्थाने हैं जहां आप भारत के ध्वज को लहराना चाहेंगे तो आप अकेला हो जाएंगे, आपके साथ देने वाला नहीं रहेंगे। यहां तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद तो आप तो फेंक देते हैं नाले में या डस्टबिन में छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो कभी सोचते हैं कि आप लोग तो सौभाग्य है कि आप लोग यहां अपने इतना विशाल देश के साथ इतना स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, फिर भी उन नैरेटिवों को अभी तक सुधरने के लिए हम सबों का कोशिश नहीं हो रहा।